हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन से संबंधित, पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो इससे संबंधित हम 70 MCQ देखेंगे। इसका कुछ कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में, मार्केट वीडियो में हमने सीखा था। अब हम इसको डिटेल में आगे देखते हैं। तो इसमें जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, पहला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर कंपटीशन। जो शुद्ध प्रतियोगिता है या शुद्ध प्रतिस्पर्धा है, जिसको हम एटमिस्टिक कंपटीशन भी कहा करते हैं, परमाणु प्रतिस्पर्धा, उसकी क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पर ये बहुत समझने की बात है कि जो प्योर कंपटीशन है और एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, यानी शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वैसे तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा अंतर कुछ अर्थशास्त्रियों ने करा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुद्ध प्रतिस्पर्धा जो होती है उसमें 3 विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी खरीदार और जो दुकानदार हैं, विक्रेता हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उत्पादों में एक रूपता है, सारे प्रोडक्ट्स लगभग एक जैसे हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फर्मों का निशुल्क प्रवेश और निकास है, यानी कि कोई भी फर्म चाहे तो अपना बिजनेस बंद करके जा सकती है, नई कंपनियां, नए विक्रेता मार्केट में आ सकते हैं। तो जब अगर ये 3 विशेषताएं होंगी तो उसको हम कहते हैं शुद्ध प्रतियोगिता या शुद्ध प्रतिस्पर्धा, यानी प्योर कंपटीशन। तो यानी तीनों इसके आंसर सही हैं, तो इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। ये बात हुई प्योर कंपटीशन की, यानी कि शुद्ध प्रतिस्पर्धा की। लेकिन अब साथ में देखिए दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी कि परफेक्ट कंपटीशन। पहला क्वेश्चन प्योर कंपटीशन था, ये है परफेक्ट कंपटीशन। तो जो प्योर में केवल 3 विशेषताएं थी, यहाँ पर विशेषताएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। देखिए आई तक मैंने दे रखी हैं और पहली 3 वही हैं जो प्योर कंपटीशन में शुद्ध प्रतिस्पर्धा में थी, ए, बी और सी। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे क्रेता विक्रेता हैं, उत्पादों की एक रूपता है, फर्मों का निशुल्क प्रवेश और निकास है। लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कुछ और विशेषताएं शामिल हो जाती हैं। वो जब और विशेषताएं आ जाती हैं तब हम उसे कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक ही बात है, परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। तो 3 ABC, जो 3 आपकी जो विकल्प दिए हुए हैं वो पिछले स्लाइड में भी थे, पिछले क्वेश्चन में भी थे, जिसको हम शुद्ध प्रतियोगिता कह रहे थे। लेकिन इन तीनों के अलावा अगर बाकी विशेषताएं आ जाएं तो हम कहते हैं उसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी पूर्ण प्रतियोगिता। बाकी क्या है देखिए, वन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब सब कमोडिटी एक जैसी हैं, सब उत्पाद एक जैसे हैं, तो उनका प्राइस भी, कीमत भी लगभग आसपास बराबर ही होगी। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, सब लोगों को पूरी जानकारी है, सब ज्ञान है, सब सूचनाएं हैं मार्केट बाजार के बारे में, चाहे क्रेता हो चाहे विक्रेता हो। एब्सेंस ऑफ प्राइस कंट्रोल और एनी आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन, बाजार में कोई मूल्य नियंत्रण की बात नहीं है, कोई कृत्रिम प्रतिबंध भी नहीं है। जो आप प्राइस रखना चाहे कंपनियां रखती हैं, या जो इंडस्ट्री रखना चाहे वो रखेगी। नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स, जो परफेक्ट फैक्टर्स ऑफ कंपटीशन है, लेबर है, कैपिटल है, वो फ्रीली मूवेबल है, कहीं भी आ जा सकती है, गतिशीलता पूरी है, समान उत्पाद भी एक से जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। और इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर्स, क्रेता और विक्रेता के बीच स्वतंत्र संबंध है कि उनको सामान खरीदना है, इनको सामान बेचना है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अनुपस्थिति है इसकी परिवहन लागत की, यानी कि सामान लाने ले जाने में कोई खर्चा नहीं हो रहा है, ये माना गया है। अब ये आई पॉइंट तक हैं, ये सभी सही हैं जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो गया जे, ऑल ऑफ दी अबव। ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिए ए से लेके आई तक, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे तो इससे संबंधित रहेंगे। तो अगर आपको इनका ज्ञान रहेगा, आपको जानकारी रहेगी कि ए से आई तक कौन से पॉइंट हैं, तो आप आगे के क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
पूर्ण एवं शुद्ध प्रतियोगिता में भेद करने का कार्य किसने किया? ये चैम्बरलिन ने करा था कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या विशेषताएं हैं, शुद्ध प्रतियोगिता में क्या विशेषताएं हैं। तो ये चैम्बरलिन ने ये प्रयास किया था इन दोनों को में अंतर पता लगाने के लिए। अब पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो कि हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, उसके तहत कीमत या मूल्य के निर्धारण के 3 सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं। ये ABC था जो ए लिख गया है, ABC 3 सिद्धांत है ये। पहला है एंशिएंट थ्योरी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी, यानी कि मूल्य का प्राचीन सिद्धांत या उत्पादन लागत सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये दिया है रिकार्डो और मिल ने। किसने दिया है? रिकार्डो और मिल ने। दूसरा सिद्धांत है मिडीवियल थ्योरी और मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू, यानी मध्यकालीन सिद्धांत या मूल्य का सीमांत उपयोगिता सिद्धांत। ये दिया है जे वंस ने। और तीसरा है मॉडर्न थ्योरी और जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस और वैल्यू। ये सिद्धांत दिया है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। तो ये तीसरा वाला ही सिद्धांत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, और जो हमारे सिलेबस रहता है वो भी इस सिद्धांत से ही संबंधित है। अब देखिए तीनों सिद्धांतों का हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला देखिए क्या सिद्धांत है कि सिद्धांत के अनुसार एक उत्पादक अपने उत्पाद की कीमत उत्पादन लागत के आधार पर रखेगा, यानी कि जो उसकी लागत आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, उसके बेसिस पर ही वो अपने प्राइस डिसाइड करता है, प्राइस रखता है। और वह अपने उत्पाद को उत्पादन लागत से कम पर नहीं बेचेगा। अगर 10 रुपए की लागत आ रही है सामान बनाने में तो 10 से कम पे नहीं बेचेगा, क्योंकि उत्पादन लागत से कम में उत्पाद बेचने पर उसे नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, नुकसान ही होगा। तो वही है कि प्रोड्यूसर विल कीप द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ही विल नॉट सेल हिज प्रोडक्ट बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर ऐसा करता है तो ही विल सफर अ लॉस। तो ये जो थ्योरी दी गई है ये ए आंसर है इसका, एंशिएंट थ्योरी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू। ये सिद्धांत दिया गया है तो ये एंशिएंट थ्योरी मानी जाएगी। दूसरी थ्योरी है, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के उत्पादन की लागत कितनी भी हो सकती है, लेकिन उसकी कीमत उस उपयोगिता पर निर्धारित होती है जो वस्तु उपभोक्ता को दे रही है। ये जो थ्योरी है ये मिडिवल थ्योरी है, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है, मध्यकालीन सिद्धांत या मूल्य का सीमांत उपयोगिता सिद्धांत। ये कह रहे हैं, ये वाली थ्योरी कह रही है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कम्युनिटी मे बी एनी अमाउंट बट इट्स प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द यूटिलिटी व्हिच द कम्युनिटी इज गिवन टू द कंज्यूमर। कि कंज्यूमर उस वस्तु से कितना संतुष्ट है, कितना उसकी को फायदा मिल रहा है उस प्रोडक्ट को यूज करने में, उस पर प्राइस डिसाइड होगा। यानी कि अगर ज्यादा फायदा मिल रहा है कंज्यूमर को, ज्यादा पसंद आ रहा है कंज्यूमर को, तो प्राइस ज्यादा हो सकते हैं। कस्टमर्स को प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो उसकी कीमत कम हो सकती है। ऐसा सिद्धांत दिया है मिडिवल थ्योरी ने, या जिसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ वैल्यू, यानी इसका आंसर हो गया बी। तीसरा सिद्धांत जो था ये वो कहता है, इन सिद्धांत के अनुसार जिस बिंदु पर मांग और आपूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है उस बिंदु पर कीमत निर्धारित होती है और उस कीमत को संतुलन कीमत के रूप में जाना जाता है। यानी कि एट अ पॉइंट, अगर हम कर्व पे बनाएं तो ऐसा पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों कट करते हो, यानी दोनों बराबर हो, वहां पर वो प्राइस डिसाइड हो जाती है और उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहा करते हैं। तो ये थ्योरी दी गई थी, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। तो सी आंसर हो गया मॉडर्न थ्योरी और जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस और वैल्यू, कीमत या मूल्य का आधुनिक सिद्धांत या सामान्य सिद्धांत कह सकते हैं, जनरल थ्योरी। अब देखिए यहाँ पर इसको समझाने के लिए देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि तालिका से संतुलन कीमत ज्ञात करिए, इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करना है। ये बहुत समझने की बात है। देखिए यहाँ पे प्राइस दे रखा है, पहले कॉलम में एक पेन है, उसका कीमत दे रखी है 20 रुपए का पेन है, 16 रुपए अगर हम कर दें तो 12 कर दें, 8 कर दें, 4 कर दें। तो आप जानते ही हैं कि जब कीमत कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, डिमांड मांग बढ़ जाती है कि कोई चीज सस्ती मिल रही है तो लोग ज्यादा मांग करेंगे उस सामान के लिए। तो अगर 20 रुपए की प्राइस है तो क्वांटिटी केवल 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड केवल 10 की मांग है, 10 पेन की। 16 में 20 हो गई, कीमत कम होती चली गई, देखिए तो मांग बढ़ती जाएगी, 10, 20, 30, 40, 50 हो गई। ऐसी अगर सप्लाई की बात करें हम, सप्लाई उल्टा हो जाता है। अगर मार्केट में प्राइस जाता है तो लोग ज्यादा सामान बेचने के लिए अपना सामान मार्केट में लेकर आएंगे, तो यानी कि सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होते जाएंगे, कीमत कम हो जाएगी तो लोग सामान नहीं बेचेंगे अपना,
तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो देखें आप, प्राइस भी कम होती जा रही है तो सप्लाई भी कम होती जा रही है। कम सप्लाई पे लोग कम बेचेंगे, विक्रेता जो है वो कम बेचेंगे। अब इसका कर्व बनाया जाए। ये तो हमारा प्राइस है, तो प्राइस हमने एक्स एक्सिस पर रख लिया। ये डिमांड और सप्लाई हमने वाई एक्सिस पर रख ली, एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस होता है। तो अगर आप कर्व इसको बनाएंगे तो एक डिमांड कर्व इस तरह से बनेगा, डिमांड, और सप्लाई कर्व इस तरह से बनेगा। जहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं ई पॉइंट पर, वो प्राइस मानी जाएगी, यानी कि यहाँ पे पी तक प्राइस मानी जाएगी। यहाँ पे 0 मान लेते हैं हम नीचे, तो 0 से पी तक जो रहेगा वो प्राइस उस पेन की सही मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखें आप, 12 रुपए आ रहा है, जहां पर डिमांड 30 रुपए है और सप्लाई भी 30 रुपए है। जहां पर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये ई पॉइंट पर आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन वाली जो प्राइस है, संतुलन जहां हो रहा है वो ई पॉइंट है, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं, कट कर रहे हैं, यानी 30 और 30। तो दोनों 30-30 कितने प्राइस है उसका इस समय? 12 रुपए। तो आंसर हमारा हो गया 12 रुपए, कि 12 रुपए जो है वो संतुलन कीमत मानी जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस माना जाएगा। जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करें, कट करें एक दूसरे को, तो वो संतुलन कीमत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जब आपूर्ति, ये भी बहुत समझने की बात है, डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है। आप डिमांड और सप्लाई में एक बात समझ लें कि जब कीमत बढ़ती है तो लोग मांग कम कर देते हैं। जैसा आपने पीछे देखा कि टमाटर के भाव बढ़ गए, कीमत बढ़ गई, तो लोगों ने डिमांड कम कर दी, मांग कम कर दी, लेकिन सप्लाई ज्यादा हो गई, क्योंकि जब महंगा हो गया तो लोग जो जिनके पास टमाटर रखे थे वो बेचने चले गए, तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाती है। तो समझ लें आप, प्राइस अगर बढ़ रहे हैं, कीमत बढ़ रही है, तो डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है। ऐसे उल्टा हो जाएगा, कीमत कम हो जाएगी, किसी चीज की कीमत कम हो गई तो लोग, कीमत सस्ती मिलने लगेगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन सप्लाई कम हो जाती है, फिर लोग बेचना पसंद नहीं करते कम कीमत पर। तो इनको ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन हमारे देखिए आ रहे हैं कि जब आपूर्ति स्थिर रहती है, अगर सप्लाई फिक्स है, मार्केट में जितना सामान आ रहा है उतना ही आ रहा है, लेकिन मांग बढ़ गई, तो कीमत पर क्या होगा? जब मांग बढ़ गई, डिमांड बढ़ रही है, तो क्या होगा? जब मांग बढ़ रही है तो सप्लायर, जो दुकानदार है, वो ज्यादा सामान बेच रहे हैं, सप्लाई उतनी ही है लेकिन वो ज्यादा महंगा बेचने लगे कि भाई डिमांड बढ़ रही है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई त्योहार आ रहा होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, मांग बढ़ती है, तो लोग महंगा बेचने लगते हैं। तो यानी कि महंगा बेचेंगे यानी कीमत बढ़ा देंगे। तो आंसर हो गया बी, प्राइस इंक्रीजेस, कीमत बढ़ जाएगी। अगर मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ने लगेगी, लोग महंगा बेचने लगेंगे कि भाई डिमांड बहुत ज्यादा है तो महंगा बेचो। तो इसका आंसर हो गया बी, प्राइस इंक्रीजेस। क्वेश्चन 10। जब आपूर्ति स्थिर रहती है लेकिन मांग कम हो जाती है, अब मांग कम हो गई, लोग कोई खरीदने को तैयार नहीं, कम खरीद रहे हैं, तो जब कम खरीद रहे हैं तो दुकानदार कहेंगे भाई चलो सस्ता ही बेच दें, तो कीमत क्या होगी? घट जाएगी, तो प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे। इसका आंसर हो गया ए। अब अगला देखते हैं, जब मांग स्थिर रहती है, डिमांड फिक्स है कि जितना लोग खरीदना चाहते हैं उतना ही खरीद रहे हैं, लेकिन आपूर्ति बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, अब मार्केट में सामान ज्यादा आ गया। जब सामान ज्यादा आ जाएगा तो सबके पास सामान रहेगा, तो वो सोचेंगे भाई इसको बेचो, सस्ता करके बेचो, तो इसलिए कीमत घट जाती है, प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट, जब मांग स्थिर रहती है लेकिन आपूर्ति कम हो जाती है, अब आपूर्ति, अगर सप्लाई कम हो गई यानी कि मार्केट में सामान बिकने वाला कम हो गया, तो जब सामान कम हो गया तो भाई लोग तो सोचेंगे कि भाई अपना सामान ही नहीं है, कम है सामान, तो फिर वो महंगा बेचने की कोशिश करेंगे, तो कीमत बढ़ जाएगी, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे मार्केट में। जब मांग में वृद्धि आपूर्ति में वृद्धि से अधिक हो, यानी कि दोनों में वृद्धि हो रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन मांग ज्यादा बढ़ रही है। जब मांग बढ़ती है तो जाहिर सी बात है, ज्यादा बढ़ रही है, तो कीमत भी मार्केट में बढ़ जाएगी, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। बी आंसर हो गया। जब मांग में वृद्धि आपूर्ति में वृद्धि से कम है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, सामान ज्यादा आ रहा है, लेकिन डिमांड उतनी नहीं है, बढ़ रही है लेकिन कम बढ़ रही है, सप्लाई से कम है, तो फिर जब मांग कम है थोड़ी, तो फिर प्राइस घट जाएंगे, प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे। ए आंसर हो गया। जब मांग और आपूर्ति में परिवर्तन एक समान हो, यानी कि जितने
प्रतिशत मांग बढ़ी उतने प्रतिशत सप्लाई बढ़ी, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस कीमत जो है वो स्थिर रहेगी, उतनी ही रहेगी कि भाई सप्लाई बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ गई, तो प्राइस उतने ही रहेंगे जो पहले थे। क्वेश्चन नंबर 16, एन इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी कंसिस्ट ऑफ, जो इंडस्ट्री होती है, देखिए यहाँ पे बहुत समझने की बात है, जैसे हमारी कंपनियां होती हैं, फर्म कही जाती हैं, तो अगर एक जैसे सामान बनाने की 5 कंपनियां हैं, जैसे कार बनाने की कंपनी आप जानते होंगे, कार मारुति की कार भी आती है, हुंडई की कार भी आती है नहीं, टाटा की कार भी आती है, एमजी की कार आती है, तो ये कंपनियां तो बहुत सारी है कार बनाने वाली, शेवरले की आती है, टोयोटा की आती है, तो ये कंपनियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उद्योग की बात कर रहे हैं, तो उद्योग एक ही माना जाएगा कि कार उद्योग जो है वो एक देश में एक माना जाएगा कि वो कार उद्योग है, और उस उद्योग के अंदर बहुत सारी कंपनियां, स्वतंत्र कंपनियां हैं, सब अलग अलग कंपनियां हैं, तो जो कंपनियां हैं उनको सबको अगर हम इकट्ठा कर दें तो वो क्या बन जाएगा, इंडस्ट्री, उद्योग बन जाएगा। तो यानी कि यही पूछा है कि आर्थिक शब्दावली में एक उद्योग में क्या होता है, कितनी संख्या में फर्म होती हैं, तो आंसर हो गया ए, बड़ा उद्योग बड़ा माना जाता है, और स्वतंत्र संख्या में फर्में होती है, स्वतंत्र होती हैं मतलब एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, किसी पे कोई डिपेंड नहीं है, तो वो सब स्वतंत्र कंपनियां हैं, लेकिन उनको इकट्ठा कर लें तो उद्योग बड़ा माना जाता है, और जो कंपनियां वे छोटी कंपनियां हैं, लेकिन छोटी हैं बड़ी हैं, जितनी भी जैसी भी कंपनियां वो इकट्ठा कर लें तो उसको उद्योग बन जाता है। तो ये बहुत सारी कंपनी हो सकती हैं, स्वतंत्र होती हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रही होती हैं, तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 17, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत निर्धारित होती है, अब कौन कीमत निर्धारित करेगा, कंपनी यानी फर्म करेगी, या उद्योग करेगा, या सरकार करेगी, सोसाइटी समाज करेगा। तो क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है तो हम यहाँ पे बहुत समझने की बात है कि जब एक जैसा सामान बेच रहे हैं तो कीमत भी लगभग एक जैसी ही होगी, तो इसलिए कोई भी कंपनी, ये बहुत समझने का पॉइंट है यहाँ पर कि जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें कोई कंपनी अपने हिसाब से कीमत निर्धारित नहीं कर सकती। अगर कंपनी अपने हिसाब से निर्धारित करेगी, अगर कीमत बढ़ा दी तो लोग फिर दूसरी कंपनी के पास चले जाएंगे सामान खरीदने, अगर कम कर ली तो सब आपके पास आएंगे तो फिर और भी लोग कम कर लेंगे, तो यानी कि इसकी कीमत जो है वो सब कंबाइंड होकर डिसाइड होती है, यानी कि उद्योग डिसाइड करता है, पूरी कंपनी का इंडस्ट्री मिलकर डिसाइड करेगी कि क्या कीमत होगी, तो यानी कि जो भी कीमत होगी वो सब एक जैसी ही होगी, एक जैसे सामान की। अगर 1 किलो आटा बन रहा है तो 1 किलो आटा 10 कंपनी बना रही हैं, तो 10 कंपनियों का आटे का रेट, कीमत लगभग एक जैसा ही होगा, थोड़ा अठन्नी चवन्नी एक आध रुपए का फर्क हो अलग बात है, वो जगह के हिसाब से हो जाता है, तो लेकिन कीमत का जो होगी वो लगभग एक जैसी ही होगी, तो इसको डिसाइड करेगा कौन, इंडस्ट्री यानी उद्योग, तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन 18, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत निर्धारित होती है, अब निर्धारित कैसे हो रही है, उद्योग तो कर रहा है, लेकिन कितनी कीमत रहेगी ये डिसाइड करेंगे डी पॉइंट में बोथ बायर एंड सेलर्स। देखिए मैंने आपको पीछे एक ग्राफ भी दिखाया था जिसमें डिमांड और सप्लाई जहां कट कर रहे हैं, जहां डिमांड और सप्लाई कर्व मिल रहे हैं वो प्राइस मानी जाती है, तो यानी कि क्रेता और विक्रेता, क्रेता क्या कर रहा है, मांग कर रहा है, विक्रेता सामान की सप्लाई कर रहा है, तो मांग और सप्लाई, मांग और पूर्ति जो दोनों हैं वो जहां दोनों मिलेंगी वो प्राइस डिसाइड होगा, यानी कि बायर और सेलर दोनों ही मिलकर प्राइस का निर्धारण, कीमत का निर्धारण कर रहे हैं, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फर्म, एक फर्म को संतुलन में तब कहा जाता है, कब कहा जाएगा, हम ये कब कहें कि ये फर्म बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल संतुलित काम कर रही है, सही बैलेंस बना के काम कर रही है, इक्विलिब्रियम में है, कब, जब पहला पॉइंट है इट इज मैक्सिमाइजिंग इज प्रॉफिट, यानी कि मुनाफा जो लाभ हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है, अब उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो यानी कि वो उससे ऊपर बढ़ना नहीं चाहेगी। दूसरा, इट हैज नो इंसेंटिव टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, कि उत्पादन बढ़ाने का भी उसके पास कोई प्रोत्साहन नहीं है, ये समझने की बात है कि इसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है कि भाई हमें कोई फायदा नहीं होगा कि हम ज्यादा सामान बनाएं, तब भी उतने ही प्रॉफिट होना है, ज्यादा होना नहीं है। और तीसरा, इट हैज नो इंसेंटिव टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन को कम करने का भी
कोई प्रोत्साहन नहीं है कि कम करने से भी कोई फायदा नहीं और उत्पादन बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं, यानी कि हम इक्विलिब्रियम पे हैं, संतुलित हम अपना काम कर रहे हैं। तो ए बी सी जब तीनों ही ऑप्शन है सही तो आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतिस्पर्धा की आवश्यक शर्तों में से एक पर प्रकाश डालता है। ये 3 ऑप्शन हैं और इसमें देखकर बताएं आप कि जो हमने विशेषताएं पढ़ी थी पूर्ण प्रतियोगिता की, उसमें से एक में से कौन सी विशेषता यहां पर दिख रही है। तो देखिए, पहला है परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ सेलर्स और फ्यू बायर्स होते हैं, यानी कई विक्रेता और कुछ खरीदार। तो ये गलत है क्योंकि कुछ खरीदार नहीं होते, बहुत सारे खरीदार होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइसिंग, अलग अलग कीमत होती है, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि बाजार में तो एक जैसी कीमत होगी सब सामान की। लेकिन इसका सी आंसर है। देखिए, एक पूर्ण प्रतियोगिता में किसी विशेष समय पर समान उत्पादों के लिए समान मूल्य निर्धारण होता है। परफेक्ट कंपटीशन हैज द सेम प्राइसिंग फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो भी समय है उस समय एक जैसे सामानों की एक जैसी कीमत होती है। ये मैंने आपको पहले विशेषताओं में बताया था। तो इसका विशेषता यहाँ पे आंसर हो गया सी, क्योंकि सी ही विशेषता है। यहाँ पे सी सही आंसर है। क्वेश्चन 21 पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता कौन सी है। देखिए, बताइए अब इसमें कौन सी विशेषता है। देखें आप, बी सी और डी नो फ्री एंट्री, यानी कि ये गलत है क्योंकि यहाँ पे सभी फर्मों के लिए निःशुल्क प्रवेश होता है, निकासी भी है, कोई जब मन करे कंपनी आ सकती है, जब मन करे कंपनी बंद करके जा सकती है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कीमत, तो ऐसा भी नहीं है। सी भी गलत है क्योंकि हीट्रोजीनियस प्रोडक्ट, अलग विभिन्न उत्पाद बेचे जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता में सब एक जैसा सामान बेचा जाता है, तो ए आंसर हो गया कि इसमें बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता हैं जो एक समान कीमत पर एक जैसा उत्पाद बेचते हैं। सजातीय उत्पाद बेचते मीन्स एक जैसा उत्पाद बेचते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मतलब एक जैसा सामान बेचते हैं, और वहाँ पे क्रेता और विक्रेता बहुत सारे हैं, लाखों भी हो सकते हैं, हजारों लाखों कितने भी हो सकते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इसका आंसर हो गया ए। इस तरह की क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में थी, वो पता होंगी आपको। तो अगर वो याद नहीं है, वो समझ में नहीं आई, तो आगे के क्वेश्चन करने मुश्किल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में उद्योग संतुलन में कब होता है, बताएं। जब, देखिए सी आंसर है, जब टोटल आउटपुट इज इक्वल टू टोटल डिमांड, जब सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाते हैं। आपको बताया था ना कि जब कर्व कट कर रहा है, जब मांग और पूर्ति जो है वो दोनों बराबर हो जाएं, डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएं, तब ये कहा जाएगा कि उद्योग हमारा संतुलित है, संतुलन में है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मार्केट स्ट्रक्चर, ऐसा मार्केट जिसमें फर्म्स प्रोडक्ट अपना बेच रही हैं जो सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, एक जैसा सामान कंपनियां बेच रही हैं, जिसमें कई कंपनियां सामान जो है वो उत्पाद बेचती हैं, एक जैसा सामान बेचती हैं, सिमिलर और आइडेंटिकल हैं, तो एक जैसा सामान बेच रही हैं, तो वो कौन सी जगह होता है, वो परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता में ही होता है। मोनोपोली जो होती है, आप जानते हैं मोनोपोली एकाधिकार होता है, उसमें एक ही बेचने वाला होता है। ओलिगोपोली में क्या होता है कि अल्पाधिकार में 2-3 कुछ 8-10 हो सकते हैं कंपनियां। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हो जाते हैं थोड़े। तो इसका आंसर हो गया सी, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार संरचना के निम्नलिखित में से किस रूप के तहत किसी फर्म का अपने उत्पादन की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यहाँ पर देखिए समझने की बात है, जब परफेक्ट कंपटीशन इसका आंसर है, पूर्ण प्रतियोगिता जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, इस प्रतियोगिता में आप अपने हिसाब से कीमत निर्धारित नहीं कर सकते, आपके कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप अपनी कीमत, अपने सामान की कीमत बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा अलग नहीं रख सकते, तो इसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो यह है परफेक्ट कंपटीशन में ही होता है ऐसा। 25 किसी उत्पाद की मांग की कीमत रोज अनंत है, ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में होता है क्योंकि प्राइस फिक्स है, तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनाइट होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता नहीं है? अब देखिए जो विशेषता नहीं है वो बताना है। तो ये डी है, देखिए यहाँ पे सेलर्स स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग, विक्रेता विज्ञापन पर भारी रकम खर्च करते हैं, ये पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होता है। ऐसा ये विशेषता नहीं है। देखिए हमने कहीं ये विशेषता ऊपर नहीं पढ़ी, यानी कि ये कोई विशेषता नहीं है। विज्ञापन पे वो खर्च नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मार्केट में सबको एक दूसरे का ज्ञान है, एक दूसरे के सामान के बारे में जानकारी है, तो विज्ञापन करेंगे भी तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्रेता विक्रेता सब एक दूसरे के सामान को जानते हैं, एक दूसरे के उत्पाद को, प्रोडक्ट को जानते हैं कि ये क्या बेच रहा है, ये कितने की कीमत का है। तो अगर जब सबको ही जानकारी है तो आप विज्ञापन किसके लिए करेंगे? तो यहाँ पर विज्ञापन नहीं करते। तो इसका आंसर हो गया डी, ये विशेषता नहीं है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में समरूप उत्पाद बेचने वाले विक्रेता क्या दर्शाते हैं? बताइए। कि सेलर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट वो मार्केट में बेच रहे हैं, तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि सेलर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो डी आंसर है इसका, कि सेलर्स विक्रेता जो हैं वो उत्पाद की कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकते। तो इसका कंसेप्ट यही है कि आप पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में समरूप उत्पाद बेचने वाले विक्रेता क्या दर्शाते हैं कि वो एक जैसा सामान बेच रहे हैं, तो वो कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकते। डी आंसर इसका सही माना जाएगा। क्वेश्चन 28, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा सही है। तो इसमें सी पहला तो है, इंटरवेंशन गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है, तो ऐसा नहीं है। बायर्स आर प्राइस मेकर्स, खरीदार मूल्य निर्माता है, मूल्य निर्धारित करते हैं, ऐसा भी नहीं है। देर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सी वाला विशेषता है। ये आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें हमने लिखा था कि कोई परिवहन लागत नहीं है। तो सी आंसर हो गया इसका, देर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा में व्यवसाय मालिकों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी निर्णय लेना है तो वो शॉर्ट टर्म भी रहता है, लॉन्ग टर्म भी रहता है, कुछ समय के लिए या लंबी अवधि के लिए भी आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। तो आपसे पूछा है कि शॉर्ट टर्म डिसीजन कौन सा हो सकता है इन ऑप्शंस में। शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े समय के लिए, तो इसका आंसर ए है, आउटपुट लेवल्स डेट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट्स। वो आउटपुट लेवल अपना कम ज्यादा कर सकते हैं। विज्ञापन पे कितना खर्च करना है, बाजार में प्रवेश करना है या निकलना है, या वस्तुओं और सेवाओं की क्या कीमत होनी है, तो ये एक शॉर्ट टर्म वाला मामला नहीं है, लेकिन आप आउटपुट कम ज़्यादा कर सकते हैं हिसाब से। तो उत्पादन स्तर जिनका लाभ पर सीधा प्रभाव पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसा आउटपुट कितना होगा, ये ए आंसर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी एक फर्म में उत्पाद की मांग की लोच क्या होगी? हमने पहले ही पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो सिंगल फर्म है, एक परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होगी, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, क्योंकि सभी विक्रेता समान उत्पाद बेच रहे हैं, एक जैसा ही बेच रहे हैं, तो कोई फर्क यहाँ पर प्राइस पर की मांग पर नहीं पड़ता है। उत्पादन के कारकों के संबंध में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की अनूठी विशेषता क्या है? यूनिक फीचर बताइए रिगार्डिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जानते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो लेबर कैपिटल यहाँ पे फ्रीली मूवेबल है, कि वो गतिशील है, कि एक दूसरी जगह जा सकती है। लेबर आज चाहे तो आज दिल्ली में काम कर रहा है, कल को मुंबई जाके काम कर सकता है। तो फ्री मोबिलिटी है, फ्री में मोबिलिटी मीन्स कि आराम से वो आ जा सकते हैं, तो गतिशील माना गया है उत्पादन के सभी कारकों को। क्वेश्चन नंबर 32, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में विक्रेता है क्या? विक्रेता जो है वो प्राइस टेकर माना जाता है, कीमत लेने वाला, यानी कि जो दुकानदार है, जो सामान बेच रहा है, जो कंपनी सामान बेच रही है, वो अपने आप प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती। जो प्राइस डिसाइड हुआ है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, वही उसको मानना पड़ेगा। तो वो प्राइस टेकर हो गया, प्राइस उसने मान लिया, प्राइस उसने ले लिया कि वही कीमत पर वो सामान बेचेगा। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता कीमत स्वीकार करने वाले होते हैं, क्योंकि अब क्यों स्वीकार कर लेते हैं वो, कि जो सामान की कीमत है डिमांड से वही उनको मान लिया उन्होंने, विक्रेता वही मान लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखिए ए आंसर है इसका, कि सेलर्स गॉट अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम अदर कॉम्पिटिंग फर्म्स टू एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट।
यानी बाजार में प्रचलित संतुलन कीमत को स्वीकार करने के लिए विक्रेताओं पर अन्य स्पर्धी फर्म जो हैं उन पे से बहुत दबाव पड़ता है उनका। यानी कि अगर आप ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो बाकी फर्म का सामान बिकेगा तो आप सामान नहीं बेच पाएंगे, है नहीं। कम कीमत रखते हैं तो फिर आपकी लागत भी नहीं निकलेगी, उसमें परेशानी आ जाएगी, तो भी समस्या आ सकती है, क्योंकि सबका प्रेशर होता है कि आप कम दाम नहीं करेंगे, उतने ज़्यादा नहीं करेंगे कि उतने कम नहीं करेंगे, तो सबका प्रेशर रहता है इनके ऊपर। तो अन्य अन्य प्रतिस्पर्धी फर्मों से बहुत दबाव पड़ता है, उन पर दबाव बना रहता है कि कम ज़्यादा करेंगे तो बाकी की फर्में आपको ऐसा करने से रोक सकती हैं, कहेंगी भाई ऐसा ना करें आप। तो इसका आंसर ए हो गया। क्वेश्चन 34, यदि विक्रेता अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा दे तो क्या होगा। अब कीमत बढ़ा दी मान लीजिए उसने, विक्रेता ने, तो क्या होगा। बी आंसर है इसका कि विक्रेता के सभी ग्राहक उसके प्रतिस्पर्धियों की कंपनियों की ओर दौड़ेंगे, क्योंकि उन्हें वही उत्पाद कम कीमत में मिल सकता है, तो वो दूसरी जगह चले जाएंगे। आपने कीमत बढ़ा दी तो वो दूसरे जो सामान बनाने वाले आप जैसे सामान बना रहे हैं वो उनके पास चले जाएंगे और उनको से सामान खरीद लेंगे। तो बी आंसर इसका हो गया। अब देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कैसे तय की जाती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ए आंसर है इसका, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस डिसाइड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी मांग और आपूर्ति बल वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तय करते हैं। अब देखिए, ये समझने की बात है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में मांग वक्र कैसा होगा, जो डिमांड कर्व वो कैसा होता है। देखिए, स्ट्रेट लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है, देखिए। तो इसका आंसर ए है, द डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द मार्केट प्राइस। ये जो है ये एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू जानते हैं आप। देखिए यहाँ पर टेबल बना रखी है, एक कीमत है 5 रुपए है, कि 5 रुपए है, एक क्वांटिटी खरीदे तो भी 5 रुपए, दो खरीदो तो भी 5 रुपए, तीन खरीदो तो भी 5 रुपए, चार क्वांटिटी यानी पेन खरीद रहे हैं मान लीजिए हम, तो 4 पेन खरीदे तो भी 5 रुपए की कीमत पर मिलेगा, 5 पेन खरीदो तो भी 5 रुपए प्रति यूनिट मिलेगा। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, एक पेन खरीदा 5 रुपए के हिसाब से तो 5 रुपए हो गया, दो पेन खरीदे 5 5 रुपए के तो 10 रुपए के हो गए, तीन पेन खरीदे 5 5 रुपए के तो 5 × 15 रुपए हो गए, चार पेन खरीदे 5 5 के तो 5 5 5 5 चार बार हो गए 20 रुपए, 5 पेन खरीदे 5 रुपए के हिसाब से 5 × 5 = 25 हो गए। तो ये टोटल पैसा इकट्ठा हो गया। ये हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था। औसत कैसे निकालेंगे, औसत 5 ही निकलेगा। औसत कैसे निकालते हैं, ये टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से भाग कर दीजिए, 5/1 5 आ गया, 10/2 5 आ गया, 15/3 5 आ गया, 20/4 5 आ गया, 25/5 5 आ गया। ऐसी फिर हम निकालते हैं मार्जिनल सीमांत आगमन। सीमांत आगमन टोटल रेवेन्यू से निकलता है। अंतर देखिए, 5 से 10 में कितना अंतर है, 5, तो 5 आ गया। 10 और 15 में कितना अंतर, 5 का। 20 और 15 से 20 में 5 का। 20 से 25 में 5 का। शुरू में ही 5 है तो 5 हो गया, तो 5 5 5 हो गया, तो ये भी 5 5 है, ये भी 5 5 है, तो ये सब दोनों तीनों, और प्राइस ही 5 रुपए है, तो प्राइस यहाँ पे फिक्स हो गई 5 रुपए। अब ये 5 रुपए ही चलती रहेगी, कितनी क्वांटिटी हो। क्वांटिटी देखिए कम ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, देखिए आपको इधर को, लेकिन प्राइस फिक्स है। प्राइस 5 रुपए लिख रहा है यहाँ पे, तो 5 रुपए ही रहेगा। तो औसत कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व जो है वो आपका, ये जो प्राइस है वो 5 रुपए ही रहेगी। तो इस तरह का कर्व माना जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 37, पूर्ण प्रतियोगिता कैसे लाभ को अधिकतम कर सकती है। इसका ए आंसर है, जब मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत लागत और सीमांत राजस्व बराबर होता है, यानी कि कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो गया, तो फिर फर्म क्या करेगी, लाभ उसे हो सकता है। यानी फर्मों को सीमांत राजस्व और सीमांत लागत के बराबर निर्धारित करना होगा, तभी वो अधिकतम लाभ कमा सकती है। नेक्स्ट, कौन सा उद्योग पूर्ण प्रतिस्पर्धा के सबसे करीब है। उद्योग तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहें कि ये पूर्ण प्रतियोगिता होती है यहाँ पर, तो ऐसा उद्योग है कि आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कृषि उद्योग जो है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के सबसे करीब है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे उत्पादक हैं जिनके पास कीमतों को प्रभावित करने की शक्ति नहीं है। जितने किसान हैं वो
अपने हिसाब से आप नहीं बेच सकते। जो सामान खरीदने वाले बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन आते हैं वो उनका सामान खरीद लेते हैं। तो किसान छोटे लेवल पर होते हैं, छोटी छोटी उनकी खेती होती है, छोटी छोटी खेती की कृषि की जमीन होती है, तो वो इतने बड़े नहीं होते कि वो प्राइस को पूरा इन्फ्लुएंस कर सकें। एक दो हर देश में होते हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े किसान नहीं होते कि वो कीमत को निर्धारित कर सकें। नेक्स्ट, विक्रेताओं को विज्ञापन पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? देखिए मैंने अभी बताया था, क्योंकि विशेषता नहीं है तो विक्रेता जो हैं वो विज्ञापन पर पैसा खर्च ना करें। क्यों? क्योंकि सभी खरीदारों को बाजार में उपलब्ध सभी उत्पादों की पूरी जानकारी होती है, इसलिए विक्रेताओं को विज्ञापन पर पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बी आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन 40, पूर्ण प्रतियोगिता अवास्तविक क्यों है? अनरियलिस्टिक। अब ये पूर्ण प्रतियोगिता हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये असली में नहीं होती है। ऐसा ये वास्तविकता नहीं है इसकी ऐसी। वास्तव में ये ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ए पॉइंट देखिए, इन एनी मार्केट प्लेस सम फर्म्स कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हमने पहले सुना कि भाई सबका एक जैसा प्राइस होगा, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। मार्केट में हर प्रोडक्ट के थोड़े बहुत प्राइस अलग अलग हो जाते हैं, तो आप उसको पूर्ण प्रतियोगिता नहीं कह सकते। तो वास्तविक में नहीं होता ऐसा। एडवर्टाइजर एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एग्जिस्ट। अब हमने कहा कि विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखते हैं टीवी में, अखबारों में, सड़क पर जाएंगे, होर्डिंग बोर्डिंग लगे होते हैं, तो वहां पर भी आप देखेंगे, तो वहां पर भी आपको विज्ञापन मिल जाते हैं। जबकि हमारी जो पूर्ण प्रतियोगिता का सिद्धांत है कि उसमें कोई विज्ञापन नहीं होना चाहिए, लेकिन विज्ञापन तो होते हैं, तो इसलिए ये वास्तविक नहीं कह सकते इसको। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है। अब भाई सामान इधर से उधर ले जाना तो फ्री में तो कोई लेकर जाएगा नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो होती ही है। देयर इज ऑलवेज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अब ये कहा जाता है कि फ्री में आप निःशुल्क प्रवेश है, जब मन करे कंपनी आ सकती हैं, जब मन करे कंपनी जा सकती है, लेकिन ऐसा भी आसान नहीं होता है। कंपनी बात बात पर आप बंद कर तो नहीं सकते कि फिर कभी आ जाएंगे मार्केट में, फिर अब कंपनी बंद कर दो, फिर नई कंपनी खोल लेंगे, तो इतना फ्री में तो नहीं होता है, वो निःशुल्क तो नहीं है, खर्चा तो होता ही है। तो सभी ऑप्शन हैं सही, ये सभी हैं जो पूर्ण प्रतियोगिता को अवास्तविक कहते हैं। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग परफेक्ट कॉम्पिटिशन? ये बी यहाँ पर ऑप्शन सही है। बोथ द बायर्स एंड सेलर्स नो ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में, बाजार में किस तरह के उत्पाद हैं, उनका क्या प्राइस है, क्या उनकी डिटेल्स हैं, क्या ये प्रोडक्ट काम आता है, कितने का है, कैसे कितने का मिलेगा, ये सब चीज़ें जो उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, उनको पता होती हैं। क्वेश्चन 42, संतुलन स्वचालित रूप से बहाल हो जाता है। इक्विलिब्रियम जो है वो अपना बैलेंस बन जाता है। कभी गड़बड़ हो जाए तो हमारा जो संतुलन है वो अपने आप बन जाता है। क्यों? देखिए, फंडामेंटल वर्किंग ऑफ द मार्केट। मार्केट इस तरह की रहती है कि कीमत बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, कीमत कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। तो इस तरह का जो बैलेंस रहता है वो बना रहता है। तो फंडामेंटल वर्किंग रहती है मार्केट की। दूसरा है प्राइम मूवमेंट्स एलिमिनेट शॉर्टेज और सरप्लस। मूल्य परिवर्तन कमी या अधिशेष को समाप्त कर देते हैं। कोई चीज़ कमी है तो मूल्य बढ़ जाएंगे, फालतू है, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है तो कीमत घट जाएगी। तो एक बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है। तो इसलिए सी आंसर हो गया, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 43, वह कीमत जिस पर किसी वस्तु की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। यानी कि जहाँ पे वस्तु की मांग जो है, डिमांड और सप्लाई जहाँ पर दोनों बराबर होती हैं, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इट इज द प्राइस एट विच डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। यानी इक्विलिब्रियम प्राइस है, संतुलन मूल्य है कि जहां पर मार्केट डिमांड और सप्लाई बराबर है। क्वेश्चन 44, जब मांग में वृद्धि आपूर्ति में वृद्धि के बराबर होती है और संतुलन कीमत स्थिर रहती है, तो संतुलन मात्रा के बारे में क्या होगा? तो वो है बढ़ जाती है। मांग में वृद्धि होती है, आपूर्ति में भी वृद्धि, दोनों में बराबर है, लेकिन मांग भी बढ़ रही है, वृद्धि भी, सप्लाई भी बढ़ रही है। तो जब सब चीजें बढ़ रही हैं तो मात्रा यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी, मात्रा भी बढ़ेगी। जहां पर बैलेंस बनेगा डिमांड और सप्लाई का, तो वो भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन 45, किसी दिए गए आपूर्ति वक्र के साथ मांग में कमी
क्या होती है बताइए? सी आंसर है इसका, एन ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आपूर्ति कम हो रही है, मांग में कमी हो रही है, दोनों चीजें कम हैं, तो फिर आपकी जो ओवरऑल है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस भी, और जो संतुलित आपने जो सामान है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड कम हो रही है। तो सब चीजें ही, डिमांड कम हो रही है तो प्राइस भी कम हो जाएंगे, फिर क्वांटिटी भी कम बिकेगी तो क्वांटिटी की इक्विलिब्रियम भी कम हो जाएगी। तो सी आंसर हो गया। 46 क्वेश्चन, यदि आपूर्ति घट जाए और मांग स्थिर रहे, आपूर्ति तो घट गई यानी सामान मार्केट में कम है, डिमांड उतनी ही है, तो जब सप्लाई कम हो गई तो सामान कम हो गया तो वो महंगा बिकेगा, जो जितना सामान रह गया, तो वो संतुलन कीमत जो होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी, बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन 47, मांग समान रहने पर आपूर्ति में वृद्धि होती है। एन इंक्रीज इन सप्लाई विद डिमांड रिमेनिंग द सेम, डिमांड उतनी है, सप्लाई बढ़ रही है, तब क्या होगा? तो इनमें ए आंसर सही है, इन इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सप्लाई बढ़ रही है तो संतुलन जो मात्रा है वह वृद्धि होगी और इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई मार्केट में तो फिर महंगा नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान आ चुका है, डिमांड उतनी ही है, तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो आपको थोड़ी सस्ती सामान बेचना पड़ेगा, तो प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। क्वांटिटी बढ़ गई है, मार्केट में ज़्यादा सामान आ गया, वो इंक्रीज हो गई, लेकिन प्राइस उसके डिक्रीज हो जाएंगे। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज फिक्स्ड, प्राइस फिक्स है, देन एवरी इंक्रीज इन इट्स सोल्ड क्वांटिटी द टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज। प्राइस फिक्स है तो जब जितना ज़्यादा सामान बेचेंगे, एक एक्स्ट्रा सामान बेचेंगे तो रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा। अब मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम रहेगा। आपको याद होगा, देखिए हमने टेबल देखी थी एक, तो उसमें औसत मूल्य, सीमांत मूल्य सब बराबर बराबर थे, 5-5 रुपए थे, तो वो दोनों चीज़ें वैसी ही रहती हैं कि इंक्रीज होगा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो बी आंसर हो गया। क्वेश्चन 49, एज्यूम दैट कंज्यूमर्स इनकम एंड नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट ऑफ आवर प्रोडक्ट बोथ डिक्रीज, यानी कि ये कह रहे हैं कि उपभोक्ता जो ग्राहक है उसकी आय भी कम हो गई और मार्केट में विक्रेता भी कम हो गए, दोनों में कमी आ गई। तो इस जानकारी के आधार पर हम निश्चितता के साथ ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संतुलन जो होगा वो कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी विल डिक्रीज, मात्रा घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि इनकम कम हो गई तो लोग डिमांड कम करेंगे, विक्रेता भी कम हो गए, दुकानदार भी कम हो गए, तो क्वांटिटी क्या होगी मार्केट में, वो संतुलन जो है वो कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि खरीदार ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं और सप्लाई भी नहीं है। तो जब सप्लाई भी कम है और इनकम भी नहीं है, यानी कि डिमांड भी ज़्यादा नहीं होगी, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50, किस बाजार में मांग वक्र सीमांत राजस्व वक्र के बराबर होता है? परफेक्ट कंपटीशन होता है, हमने जो देखा था ग्राफ, एवरेज रेवेन्यू, मार्केट रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड जो है वो सब एक जैसा, एक लाइन चल रही थी, वैसा ही रहता है, तो परफेक्ट कंपटीशन में ही ऐसा होता है। 51, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना के तहत फर्म का औसत राजस्व सीमांत राजस्व बराबर होता है? वो AR इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, सब बराबर रहते हैं, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में ही होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज द प्राइस टेकर, बी आंसर इसका, नॉट प्राइस मेकर, यानी कि मूल्य लेने वाला है, मूल्य निर्धारित या निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि सब गलत हो जाएगा। तो प्राइस टेकर हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा कि हर कंपनी सब मिलजुल के ही प्राइस डिसाइड कर पाएंगी, कोई कंपनी अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस कम या ज़्यादा नहीं कर सकती। क्वेश्चन 53, प्राइस टेकिंग फर्म जो है वो कैसी होती है? ए है आंसर इसका, अपने द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, यानी इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इट सेल्स, यानी कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, वो प्राइस को निर्धारण नहीं कर सकता, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके प्रभावित, उस प्राइस को प्रभावित नहीं कर सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में चूंकि फर्म कीमत स्वीकार करने वाली कंपनी है तो सीमांत लागत जो है कर्व जो है वक्र एक सीधी रेखा है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में चूंकि फर्म कीमत स्वीकार करने वाली कंपनी है तो सीमांत लागत जो है वो वक्र एक सीधी रेखा मानी जाएगी। आपको याद होगा एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और क्या था, डिमांड कर्व, प्राइस, सब फिक्स है, एक जैसा ही रहता है। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, डिमांड कर्व यानी डीडी कर्व, प्राइस सब सेम है, एक ही लाइन में रहेगा, बदलना नहीं है। तो यानी कि यही क्वेश्चन है। देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धी में औसत राजस्व वक्र का आकार क्या होगा? व्हाट इज द शेप ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एवरेज प्राइस एवरेज रेवेन्यू कर्व? तो एवरेज रेवेन्यू कर्व ये है, तो ये हॉरिजॉन्टल कहते हैं इसको, तो हॉरिजॉन्टल ही लेके जाएंगे। तो इस तरह से रहेगा, तो आंसर हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पैरेलल होते हैं, दो लाइन पैरेलल का मतलब समानांतर, यानी जैसे ये एक लाइन यहाँ चल रही है, एक लाइन यहाँ चल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में यदि कोई फर्म अपनी औसत परिवर्तनीय लागत को पूरा करने में असमर्थ है तो उसके लिए बंद करना बेहतर होता है, जिसे हम शट डाउन कहते हैं। बहुत समझने की बात है। हमारी दो तरह की लागत होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट होती है परिवर्तनीय लागत। अगर आप ज़्यादा सामान बनाएंगे तो वो लागत ज़्यादा आएगी, कम सामान बनाएंगे तो लागत कम आएगी। जैसे हमारा मजदूरी होती है, कच्चा माल लगता है, तो कच्चा माल यानी कि जो मटेरियल आ रहा है, ज़्यादा सामान बनाएंगे तो मटेरियल ज़्यादा चाहिए, लेबर भी ज़्यादा चाहिए। कम सामान बनाएंगे तो मटेरियल कम चाहिए, लेबर भी, मजदूरी भी कम चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारा ये खर्चा भी ना निकल पाए कि मार्केट में प्राइस इतने कम हो गए कि हमारी लागत ज़्यादा आ रही है, परिवर्तन वाली लागत, वेरिएबल कॉस्ट, तो उससे बेटर है कि हम अपनी बिजनेस को फिलहाल बंद कर दें, और जब प्राइस कीमत बढ़ जाएंगे तब हम फिर चालू कर लेंगे। तो इसका सी आंसर हो गया कि ये जो बंद है, शट डाउन कहते हैं इसको, बंद करना कंपनी को, यह अस्थायी हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, क्योंकि बाजार मूल्य बढ़ने पर फर्म उत्पादन फिर से शुरू कर देती है। जब कीमत बढ़ेगी तो फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन 57, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत लंबे समय में कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, सामान्य से भी सुपर यानी और ज्यादा प्रॉफिट आप असामान्य भी कह सकते हैं। तो ये बी आंसर हो गया इसका, कि आप बहुत एक साधारण लाभ तो आप कमा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आप ज्यादा बहुत अतिरिक्त लाभ नहीं कमा सकते, क्योंकि सब कंपनियां एक दूसरे को जानती हैं, एक जैसा ही सामान बना रही हैं, तो आप अलग से कोई ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा प्रतिशत का लाभ नहीं कमा सकते। नेक्स्ट, ये परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है कि बाजार की स्थिति के तहत कंपनियां लंबे समय में सामान्य मुनाफा ही कमाती हैं। ये लिखा है कि किस में होता है ऐसा, सामान्य मुनाफा कमाती है, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में ही ऐसा होता है कि जब कंपनियां लंबे समय में सामान्य मुनाफा ही कमाती हैं, सुपर प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगी। क्वेश्चन 59, इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉल्स, डिमांड कम हो गई किसी उत्पाद की तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो जाएगा। जब मांग ही नहीं है तो लोग फिर खरीदने वाले ही नहीं है, तो फिर जो विक्रेता है वो कीमत उसकी कम कर देंगे, घटा देंगे। तो बी आंसर हो गया। क्वेश्चन 60, यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत मूल्य रेखा औसत लागत वक्र से नीचे है तो फर्म यह करेगी, क्या करेगी? देखिए कि प्राइस लाइन लाइज बिलो द एवरेज कॉस्ट, यानी कि प्राइस लाइन नीचे है, एवरेज कॉस्ट यानी कि जो औसत लागत है वो ऊपर है, यानी औसत लागत ज्यादा है, प्राइस आपका कम है, तो आपको क्या होगा? नुकसान होगा। यानी कि लागत ज्यादा है और आपकी कीमत जो है सामान की, प्रोडक्ट की, वो कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको नुकसान होगा, इनकर लॉसेस, घाटा उठाना पड़ेगा। बी आंसर हो गया। देखिए फिर यहाँ पे पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत औसत राजस्व और सीमांत राजस्व को निम्न द्वारा दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाएगा? देखिए
ये है देखिए एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू यानी औसत रेवेन्यू, औसत राजस्व है, मार्जिनल यानी सीमांत राजस्व है, डिमांड कर्व है, प्राइस है, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक क्षैतिज रेखा है, तो ये बी आंसर हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन होती तो वो ऊपर से नीचे जाती, लेकिन यहाँ पे ऐसा जा रहा है तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य निर्धारण में समय तत्व के बारे में कौन सा विकल्प सही है? देखिए मूल्य निर्धारण में समय का जो तत्व है, एलिमेंट ऑफ टाइम जो एलिमेंट है वो क्या है, देखिए पढ़िए। पहला पॉइंट है टाइम प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, इन्फ्लुएंस ऑफ सप्लाई रादर देन डिमांड ऑन द प्राइसिंग ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस। देखिए जब समय कम होता है, समझने की बात है, जितना कम समय होगा तो सप्लाई आप एकदम नहीं बढ़ा पाएंगे। विक्रेता को नया ज़्यादा सामान बनाने के लिए समय चाहिए। कंपनियां ये नहीं कि आज 1 लाख बनानी तो कल को 10 लाख बना देंगी, उन्हें अपने मशीन ज़्यादा बढ़ानी पड़ेंगी, जगह ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो जब कम समय होता है तो उसमें सप्लाई का रोल कम हो जाता है, सप्लाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, मांग तो कम ज़्यादा हो सकती है, तो मांग के हिसाब से ही कीमत डिसाइड होगी जब समय कम होगा। देखिए बी पॉइंट ये कह रहा है समय जितना कम होगा मूल्य पर मांग का प्रभाव उतना ही अधिक होगा, मांग के हिसाब से ही कीमत निर्धारित होगी, क्योंकि कम समय है अभी, 1 या 2 दिन का बात है या 1 हफ्ते की बात है, तो उसमें आप उत्पादन एकदम नहीं बढ़ा सकते। तो जब समय जितना कम होगा मूल्य पर मांग का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। लेकिन जब समय बढ़ता जाएगा, समय जितना अधिक होगा मूल्य पर पूर्ति का भाव उतना ही अधिक होगा, तब सप्लाई बढ़ जाएगी। जब लंबा समय होता है, 1 साल का समय दे दिया मान लीजिए, तो 1 साल में कंपनियां अपनी नई मशीन खरीद लेंगी, फैक्ट्री अपनी नई बना लेंगी, तो वहां पर सप्लाई बढ़ जाएगी, पूर्ति बढ़ जाएगी, तो पूर्ति का प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो यही कहा गया है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वस्तु के मूल्य निर्धारण पर मांग की अपेक्षा पूर्ति का प्रभाव बढ़ता जाता है। कम समय है तो मांग की के बेसिस पर कीमत निर्धारित होगी, लेकिन जब समय बढ़ता जाएगा तो सप्लाई भी बढ़ती घटती जाएगी, तो फिर सप्लाई के हिसाब से ही कीमत तय करी जाएगी। तो सभी आंसर्स के सही हैं, तो डी आंसर हो गया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 63, लंबी अवधि की कीमत को इस नाम से भी जाना जाता है। लंबी अवधि में देखिए मैंने बताया था कि लंबी अवधि में आप एक नॉर्मल प्राइस ही रहेगा, सामान्य मूल्य ही कमा सकते हैं, सामान्य प्राइस ही रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकते हैं, तो वो नॉर्मल प्राइस हो गया बी आंसर। क्वेश्चन 64, एक फर्म लंबी अवधि में संतुलन में होती है जब, लंबी अवधि में कब संतुलन माना जाएगा, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट सब बराबर होगा, यानी एम आर इज इक्वल टू एम सी इक्वल टू ए आर इक्वल टू ए सी, यानी कि सीमांत राजस्व, सीमांत लागत, औसत लागत, औसत राजस्व सब बराबर होंगे, तभी हम मानेंगे कि फर्म संतुलन में है, बैलेंस्ड फर्म है, इक्विलिब्रियम फर्म। क्वेश्चन नंबर 65, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित कर सकता है, कौन प्रभावित कर सकता है? देखिए द मार्केट कैन इन्फ्लुएंस प्राइस, कोई कर सकता है यहाँ पे, देखिए एनी वन बायर, एक अकेला खरीदार मार्केट में कीमत को निर्धारित नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता, एक अकेला विक्रेता भी नहीं कर सकता, बोथ बायर सेलर भी नहीं, नो बायर नो सेलर, यानी कि कोई नहीं कर सकता, नो सिंगल बायर नो सिंगल सेलर प्रभावित कर सकते हैं, यानी कोई नहीं कर सकता। तो ये आंसर हो गया नो बायर और सेलर, यानी कि एक बायर एक सेलर कीमत को निर्धारित नहीं कर सकता, तो डी आंसर हो गया, ना कोई विक्रेता ना कोई विक्रेता। आप सोचिए कि एक क्रेता कुछ कर देगा या एक विक्रेता कर देगा, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाजार कीमत जो होती है वो मांग और पूर्ति पर ही निर्भर रहती है। क्वेश्चन 66, दीर्घ काल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म प्राप्त करती है सामान्य लाभ, ये भी मैंने पहले बताया, लंबे समय है, दीर्घ काल का समय है, तो पूर्ण प्रतियोगिता तो चल ही रही है, हम पढ़ ही रहे हैं, तो फर्म जो है वो सामान्य लाभ ही, नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी, क्योंकि नॉर्मल प्राइस ही रहता है तो नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा, अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता। क्वेश्चन 67, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म प्राप्त करती है, अब देखिए अल्पकाल की बात आ रही है, शॉर्ट रन, छोटे समय में, तो छोटे समय में मांग के हिसाब से कीमत निर्धारित हो जाती है, क्योंकि मांग, सप्लाई तो आप एकदम बदल नहीं सकते, कम समय है, सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, नई जगह बनानी पड़ेगी, लेकिन जब, इसलिए तो मांग के हिसाब से कीमत कम ज्यादा हो सकती है, तो उस कम समय में जो फर्म है वो अतिरिक्त लाभ भी कमा सकती है, हानि भी हो सकती है, और सामान्य लाभ भी कुछ भी कमा सकती है, मांग के
जैसा भी मांग होगी उसके हिसाब से। तो सही आंसर इसका डी हो गया, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 68। अब दो तीन क्वेश्चन बचे हैं। निम्नलिखित में से किस बाजार प्रकार में उत्पाद बेचने वाली सभी कंपनियां इतनी समान होती हैं, एक जैसी, समान मतलब एक जैसी होती हैं, कि खरीदारों को इसकी परवाह नहीं होती कि वे किस कंपनी से खरीदारी कर रहे हैं। ये ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है कि सबका सामान एक जैसा ही होता है, सबका उत्पाद यानी प्रोडक्ट एक जैसे ही होते हैं, कि हमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस कंपनी का खरीदें कि दूसरी कंपनी का खरीदें। क्वेश्चन 69। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक फर्म को जिस प्रकार का निर्णय लेना होता है, जी आप जानते ही हैं, दीर्घावधि की भी लेना पड़ता है, अल्पावधि में भी निर्णय लेना पड़ता है, तो दोनों के भिन्न होते हैं। तो ये बताएं आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के दीर्घकालिक निर्णय का उदाहरण है। लॉन्ग टर्म डिसीजन कौन माना जाएगा, इसमें कौन सा माना जाएगा? भाई कंपनी लॉन्ग टर्म डिसीजन लेती है, लंबे समय का उसका प्रभाव रहता है, तो ऐसा कौन सा है यहाँ पे ABCD में? तो डी है। देखिए, वेदर नॉट टू एंटर और एग्जिट एन इंडस्ट्री, ये लंबे समय का आते कि बिजनेस को हम अब इस बाजार में उतारें, या उतरी हुई है कंपनी बिजनेस कर रही है तो हम अपनी कंपनी को बंद कर दें। ये लंबे समय के लिए डिसीजन होता है, ये शॉर्ट टर्म में डिसीजन आप नहीं ले सकते। तो डी आंसर इसका हो गया, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन माना जाएगा, वेदर और नॉट टू एंटर और एग्जिट एन इंडस्ट्री। अब ये आखिरी प्रश्न है हमारा। यदि किसी विक्रेता के उत्पाद की मांग पूर्णतः लोचदार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए। देखिए, लोचदार है कि कम, आप महंगा बेचेंगे तो आपका सामान नहीं बिकेगा, मांग कम हो जाएगी, तो बाजार मूल्य में से कम कीमत पर बेचने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। कम कीमत में बेच रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। यदि वह अपने उत्पाद की कीमत बाजार मूल्य से ऊपर रखने की कोशिश करता है तो वह कोई भी उत्पादन नहीं बेचेगा, अपना उत्पाद नहीं बेच पाएगा, क्योंकि कीमत बाजार मूल्य से ज्यादा है, तो फिर आपका सामान कोई नहीं खरीदेगा। और कीमत कम करेंगे तो उसके लिए भी कोई प्रोत्साहन नहीं है, आप कम करेंगे तो और भी कम कर लेंगे, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। विक्रेता के उत्पाद के लिए बहुत बड़ी संख्या में उत्तम विकल्प मौजूद हैं, और ये भी जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्योंकि एक जैसा सामान बेच रहे हैं तो एक कंपनी ने महंगा कर दिया तो आप दूसरी कंपनी का खरीद लेंगे, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो गई यहाँ पर, अगर है तो ये सब चीजें सही हैं, तो डी आंसर इसका हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित। आप इनको बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो ये हमने 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे हैं परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपका उसका उत्तर वहां पर दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।